नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरजी स्टूडियो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूं। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPT प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 523, कोर्स टाइटल है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कोर्स कोड 523, कोर्स टाइटल है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि सही गलत और चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये 10 प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। ये जो प्रश्न है, मैंने जो सिलेबस दे रखा है NIOS के द्वारा, लगभग ये 1100-1200 पन्नों का सिलेबस है, उसमें से बनाए हैं। तो ये जो प्रश्न है सिलेबस से बनाए गए हैं, और ये जो सिलेबस में थोड़े ही प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं और जो PDPT का पेपर देने जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि कोर्स कोड 523 का पेपर 23 मार्च को है और 522 का पेपर 22 मार्च को है, तो 523 के लिए गैप नहीं है। तो सभी कैंडिडेट्स 523 की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं इस वीडियो में कोर्स कोड 523 के लिए अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न 1 है, सही या गलत बताएं। इसमें सही या गलत बताना है। फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा बाधाओं को दूर करने की एक प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा बाधाओं को दूर करने की एक प्रक्रिया है, इसमें सही या गलत ऑप्शन बताना है। तो ये ऑप्शन गलत है। समावेशी शिक्षा बाधाओं को दूर करने की एक प्रक्रिया, ये कथन गलत है। कथन सेकंड है, समावेशी शिक्षा बच्चा केंद्रित होने पर लक्षित है। समावेशी शिक्षा बच्चा केंद्रित होने पर लक्षित है, सही या गलत बताना है। ये कथन सही है। थर्ड कथन है, सभी प्रकार के विद्यार्थी समावेशन में अच्छी तरह व्यवस्थित होते हैं। सभी प्रकार के विद्यार्थी समावेशन में अच्छी तरह व्यवस्थित होते हैं, सही या गलत बताना है। ये सही है। तो ये जो सही गलत है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न सेकंड है, कौन अधिगम अशक्त बच्चे का लक्षण नहीं है। अधिगम अशक्त बच्चे का लक्षण कौन नहीं है। अधिगम अशक्त बच्चे से आप समझ गए होंगे, ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि टाइप के होते हैं, उन्हें अधिगम अशक्त कह सकते हैं। अति सक्रियता, बोधात्मक अति गति बाधिता, बोलने की त्रुटि, तार्किक चिंतन। जो अधिगम अशक्त बच्चे हैं वो तार्किक चिंतन नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र रूप से तार्किक चिंतन नहीं कर सकते, जो अधिगम अशक्त बच्चे होते हैं वो बच्चे। प्रश्न 3 है, समावेशी शिक्षा क्या है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समावेशी शिक्षा क्या है। इसका उत्तर है, समावेशी शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और विशेष जरूरतों के लिए अवसर प्रदान करता है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें सब सम्मिलित होकर पढ़ते हैं। समावेशी का मतलब हो गया सब एक साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है, एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, जिसमें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी और विशेष जरूरतों के लिए अवसर प्रदान करता है, और जो विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अवसर प्रदान करता है, ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो जो समावेशी शिक्षा का मतलब है, जिसमें कि विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे और विशेष जरूरत वाले विद्यार्थी होंगे और सामान्य बच्चे होंगे, सब एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है, एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और विशेष जरूरतों के लिए अवसर प्रदान करता है, ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करें। प्रश्न 4 है, अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं। अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं। अधिगम का आकलन एक कार्य या एक गतिविधि का उपयोग है। जो अधिगम का आकलन है वो एक कार्य या एक गतिविधि का उपयोग है जो विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तर को मापता, रिकॉर्ड करता और रिपोर्ट तैयार करता है, और ये प्रायः समेकित आकलन के रूप में जाने जाते हैं। जो अधिगम का आकलन होता है, ये एक कार्य या एक गतिविधि का उपयोग है जो विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तर को मापता, रिकॉर्ड करता और रिपोर्ट तैयार करता है, और ये प्रायः समेकित आकलन के रूप में जाने जाते हैं। तो अधिगम का आकलन आपको समझ में आ गया होगा। अधिगम का आकलन एक कार्य या एक गतिविधि का उपयोग है, एक कार्य या किसी एक गतिविधि का उपयोग है।
जो विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तर को मापता है। जो किसी विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं के संबंध में, अधिगम का मतलब लर्निंग हो सकता है, विद्यार्थी कैसे सीख रहा है, जो किसी विशिष्ट अधिगम कोई एक विशिष्ट चीज विद्यार्थी कैसे सीख रहा है, उसकी अपेक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी की जो उपलब्धि है उसके स्तर को मापता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब अधिगम का आकलन से मतलब है किसी विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तर को मापना, विद्यार्थी ने जो उपलब्धि का स्तर प्राप्त किया उसको मापना, उसको रिकॉर्ड करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये प्राय समेकित आकलन के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें समेकित आकलन भी कहा जाता है। प्रश्न 5 है, नैदानिक आकलन क्या है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जैसे कि नैदानिक आकलन क्या है, आपको इसका उत्तर लिखना होगा। नैदानिक आकलन क्या है, एक टॉपिक के बारे में विद्यार्थी क्या जानता है और नहीं जानता है का निर्धारण करने के लिए नैदानिक आकलन बनाया गया है। नैदानिक आकलन क्यों बनाया गया है, किसी एक टॉपिक के बारे में विद्यार्थी क्या जानता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में विद्यार्थी क्या जानता है और नहीं जानता है, विद्यार्थी क्या जानता है और क्या नहीं जानता है का निर्धारण करने के लिए नैदानिक आकलन बनाया गया है। प्रश्न 6 है, परंपरागत आकलन से आप क्या समझते हैं। परंपरागत आकलन से आप क्या समझते हैं। परंपरागत आकलनों से यह बहुविकल्पी जांचों, जो परंपरागत आकलन होता है, जैसे कि अभी तक जो आकलन चला आ रहा है उसमें बहुविकल्पी जांच, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंधित प्रश्न होते हैं। सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स संबंधित प्रश्न, मिलान, जिसमें कि ग्रुप ए ग्रुप बी दो ग्रुप होते हैं जिनकी मिलान करना होता है, और इस जैसी जांचों को परखता है। और इस जैसे कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको ही परखता है परंपरागत आकलन, जो शिक्षा में समानता रहे हैं और हो चुके हैं, जो शिक्षा में विद्यार्थी को समानता रहे हैं और हो चुके हैं। प्रश्न 7 है, आधुनिक आकलन से आप क्या समझते हैं। आधुनिक आकलन से आप क्या समझते हैं। आधुनिक आकलन में शिक्षक पहले कार्यों का निर्धारण करते हैं। आधुनिक आकलन में क्या करते हैं, शिक्षक पहले कार्यों का निर्धारण करते हैं जिसे विद्यार्थी अपनी निपुणता दिखाने के लिए निष्पादित करेंगे। ऐसे कार्यों का निर्धारण किया जाता है आधुनिक आकलन में जिसे विद्यार्थी अपनी निपुणता दिखाने के लिए निष्पादित करेंगे। विद्यार्थी अपनी निपुणता, जो उनका कौशल है, उसको दिखाने के लिए निष्पादित करेंगे, उसे पूरा करेंगे। और फिर ये एक पाठ्यचर्या विकसित होगा और उसके बाद एक पाठ्यचर्या विकसित होगा जो विद्यार्थियों को उन कार्यों को अच्छी तरह करने में समर्थ करेंगे, जो ज्ञान और कौशलों के अनिवार्य अर्जन को शामिल करेगा। तो आधुनिक आकलन में शिक्षक पहले कार्य का निर्धारण करते हैं, शिक्षक पहले डिसाइड करते हैं क्या कार्य करना है जिसे विद्यार्थी अपनी निपुणता दिखाने के लिए निष्पादित करते हैं, और विद्यार्थी अपनी निपुणता दिखाने के लिए उस कार्य को पूरा करते हैं। और फिर एक पाठ्यचर्या विकसित होगा और उसके बाद एक पाठ्यचर्या विकसित होता है जो विद्यार्थियों को उन कार्यों को अच्छी तरह करने में समर्थ करेंगे, जो विद्यार्थी को उन कार्य को करने में अच्छी तरह समर्थ करता है जो ज्ञान और कौशलों के अनिवार्य अर्जन को शामिल करेगा, जिसमें ज्ञान और कौशल के अनिवार्य अर्जन को शामिल किया जाएगा। प्रश्न 8 है, कला संगीत नृत्य और रंगमंच राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। कला संगीत नृत्य और रंगमंच राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है, इसका उत्तर है 2009। कला संगीत नृत्य और रंगमंच राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र 2009 वर्ष में प्रकाशित हुआ है। प्रश्न 9 है, प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध के लिए अलग से कक्षा होना क्यों आवश्यक है। प्रारंभिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध के लिए अलग से कक्षा होना क्यों आवश्यक है। प्रारंभिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध से एक अलग से कक्षा होनी चाहिए, ऐसा क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है, कला के लिए अलग कक्षा होने से विद्यार्थी कला को समझने, सीखने, अन्वेषण करने के साथ ही सही अर्थों में अपनी भावाभिव्यक्ति और समालोचना करना सीख सकते हैं। अगर कला के लिए अलग कक्षा होगी तो विद्यार्थी कला को अच्छी तरह समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं और सही अर्थों में अपनी भावाभिव्यक्ति और समालोचना करना सीख सकते हैं। प्रश्न 10 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं।
जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है इसमें कला और सौंदर्य बोध के क्या उद्देश्य होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में मतलब 6 से 8 तक की जो क्लासें हैं वहां पे कला और सौंदर्य बोध शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्य बोध शिक्षण के उद्देश्यों में आनंद का अनुभव, जो उच्च प्राथमिक स्तर है जो 6 से 8वीं तक की जो क्लासेस हैं वहां पे कला और सौंदर्य बोध शिक्षण के उद्देश्यों में आनंद का अनुभव, विद्यार्थियों को कला की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना, आनंद का अनुभव हो सके, विद्यार्थियों को कला की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना और उन्हें इस योग्य बनाना कि वे उसकी सराहना कर सकें, और विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे उसकी सराहना कर सकें। विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और सौंदर्यबोध संबंधी अंतर्दृष्टि को विकसित करना, विद्यार्थियों में जो संवेदनशीलता है और सौंदर्यबोध संबंधी अंतर्दृष्टि को विकसित करना, कला के ज्ञान को अन्य विषयों के साथ संबंधित करना, जो कला का ज्ञान है उसे अन्य विषयों के साथ संबंधित करना और उसके पश्चात अपनी जीवनचर्या के साथ उसका समन्वयन करना, अपनी जीवनचर्या के साथ उसका समन्वयन करना। विद्यार्थियों में निहित सृजनात्मक शक्ति का और विकास करना, जो विद्यार्थियों में निहित सृजनात्मक शक्ति है उसका और विकास करना। विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाना आदि आते हैं। विद्यार्थियों को देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति जागरूक बनाना आदि आते हैं। यहाँ देख सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्यबोध शिक्षण की क्या उद्देश्य है, आपको समझ में आ गया होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला और सौंदर्यबोध शिक्षण के उद्देश्यों में आनंद का अनुभव, जो 6 से 8 तक की क्लासें हैं वहां पे कला और सौंदर्यबोध शिक्षण के उद्देश्यों में आनंद का अनुभव, विद्यार्थी को आनंद आए, जो वो कला करे उसमें आनंद आए। विद्यार्थियों को कला की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना, कला की कौन कौन सी विधाएं होती हैं विद्यार्थियों को इसके बारे में बताना और उन्हें इस योग्य बनाना कि वे उसकी सराहना कर सकें, और विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे उसकी सराहना कर सके, उसकी प्रशंसा कर सकें। विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और सौंदर्यबोध संबंधी अंतर्दृष्टि को विकसित करना, विद्यार्थियों में संवेदनशील बनाना और सौंदर्यबोध संबंधी अंतर्दृष्टि को विकसित करना। कला के ज्ञान को अन्य विषयों के साथ संबंधित करना, जो कला का ज्ञान है उसे अन्य विषयों के साथ जोड़ना और उसके पश्चात अपनी जीवनचर्या के साथ उसका समन्वय करना। जो अपनी जीवनचर्या है, जो शिक्षार्थी की जीवनचर्या है उसके साथ उसका समन्वय करना, उसके साथ उसको मिलाना। विद्यार्थियों में निहित सृजनात्मक शक्ति का और विकास करना, विद्यार्थियों में जो पहले से सृजनात्मक शक्ति है उनकी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उनको कला के माध्यम से उनका और विकास करना, उनको और निखारना। विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाना, जो हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है विद्यार्थियों को उसके बारे में बताना, उन्हें जागरूक बनाना आदि आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 523 के लिए जो 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने पीडीपीटी स्टडी की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीपीटी की स्टडी के लिए एक ग्रुप बना रखा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ जहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें PDPET लिख सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं और आप अपने जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 523 पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अति महत्वपूर्ण 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। इसमें अभी कुछ प्रश्न और रह गए 523 में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इससे पहले 57 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं पीडीपीटी प्रोग्राम के लिए, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।